नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल चामुंडा स्टडी स्टूडियो को और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है परिवार और मित्र, उसी के अंतर्गत आता है मित्रों जो जंतु जगत का टॉपिक है, जो कि जंतुओं के बारे में इसमें बताया गया है कि किस प्रकार के जंतु होते हैं और जो हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं वह किस प्रकार के हैं। तो चलिए मित्रों, यह टॉपिक भी जो कि हमारा इकाई 1 के अंतर्गत आता है, जो कि हमारी इकाई 1 है जो पर्यावरण की, परिवार और मित्र, इसी के अंतर्गत आता है हमारा अगला टॉपिक जो कि जंतुओं के बारे में है। तो मित्रों, यह टॉपिक हमारी जो आगामी परीक्षाएं हैं जैसे कि MP टेट, C टेट, UP टेट, रीट, जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए यह टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं कि पृथ्वी पर जीव जंतुओं का एक विशाल संसार है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर जीव जंतुओं का एक विशाल संसार है, यानी कि अत्यंत ही बड़ा एक संसार है। जैसे कि मनुष्यों की प्रजातियां पाई जाती हैं हमारी पृथ्वी पर, उसी प्रकार जीव जंतुओं की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जीव जंतुओं को भी मनुष्य की तरह आवास, भोजन एवं जल की आवश्यकता होती है। यानी कि जिस तरह मनुष्यों को भी भोजन की, रहने की, खाने की, पीने की तथा रहने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीव जंतुओं को भी मनुष्य की तरह आवास की, भोजन की, जल की आवश्यकता होती है और वे भी वातावरणीय दशाओं से प्रभावित होते हैं। यानी कि जो वातावरणीय दशाएं होती हैं, यानी कि जो वातावरण का अनुकूल प्रभाव पड़ता है उस पर भी, जैसे कि मनुष्यों पर इसका प्रभाव पड़ता है जो कि अनुकूल वातावरण होता है उसका, तो उसी प्रकार जंतुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उनकी भी निश्चित दिनचर्या होती है। जीव जंतुओं के निकट रहकर बच्चा उनकी विशेषताओं को समझ पाता है और वह यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि पशुओं में भी संवेदना, संघर्ष एवं प्रेम पाया जाता है। यानी कि जो जीव जंतु होते हैं उनकी भी एक निश्चित दिनचर्या होती है। जिस प्रकार मनुष्यों की दिनचर्या होती है, जिस तरह का रहन सहन होता है, उस तरह की दिनचर्या जो जीव जंतु होते हैं उनकी भी होती हैं। यानी कि जो जीव जंतु होते हैं उनके निकट रहकर एक बालक या शिशु उनके बारे में समझ सकता है, उनके बारे में जान सकता है, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि पशुओं में भी संवेदना होती है, यानी वे भी संवेदनशील होते हैं, उनमें भी संघर्ष पाया जाता है। यानी कि जो मनुष्य बढ़ने के लिए, यानी कि आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयोजन करते हैं उसमें उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उसी प्रकार जीव जंतुओं में भी संघर्ष पाया जाता है। यानी कि वह भी रहने के लिए, खाने के लिए या विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष का सामना करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य जिस तरह संघर्ष का सामना करते हैं उसी प्रकार जीव जंतुओं को भी संघर्ष का सामना करना पड़ता है और जीव जंतुओं में भी प्रेम पाया जाता है। जिस तरह मनुष्यों में प्रेम पाया जाता है उसी प्रकार जीव जंतुओं में भी प्रेम पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्राणियों एवं पादपों में भिन्नता पाई जाती है। यानी कि जो पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी एवं जीव जंतु होते हैं, जैसे कि रंग, रूप, आकार और स्वभाव। यानी कि रंग रूप में अलग अलग प्रकार के होते हैं, रूप में अलग अलग प्रकार के होते हैं, आकार में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई अत्यंत ही छोटा जीव जंतु होता है और कोई अत्यंत ही विशालकाय जीव जंतु होता है। इन विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। यानी कि जो विविधताएं पाई जाती हैं जीव जंतुओं में और पादपों में, इसी प्रकार की विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न, डिजाइन उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। यानी कि जो पशु होते हैं उनमें जो उनकी त्वचा होती है उस पर जो डिजाइन पाई जाती है वह एक जलवायु के कारण होती है। यानी कि जैसी जलवायु में वह रहते हैं उनकी त्वचा भी उसी प्रकार की होती है। जैसे कि ठंडे प्रदेशों में जैसे कि याक और भेड़ पाई जाती हैं, क्योंकि उनकी त्वचा पर अत्यंत ही बड़े बड़े बाल होते हैं जिस कारण उन्हें सर्दी का एहसास नहीं होता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की जलवायु में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नताएं। जो जंतुओं में पाई जाने विभिन्नताएं होती हैं वह जंतुओं को निवास के स्थान पर, यानी कि जो निवास स्थान होता है उनका, उनके हिसाब से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि वह जो जीव जंतु
जल में रहते हैं, थल में रहते हैं, या आसमान में रहते हैं, या फिर जल और थल दोनों में रहते हैं। इस प्रकार के आवासों को हम जो जीव जंतु होते हैं उनके निवास स्थान कहते हैं। इनके आधार पर जो निवास स्थान होते हैं उनके आधार पर जीव जंतुओं को 4 भागों में बांटा गया। पहला है स्थलचर, यानी कि जो स्थलचर वाले जीव जंतु होते हैं वह स्थल पे रहते हैं, यानी कि भूमि पे रहते हैं। जैसे कि स्थल खंड पर रहने वाले जंतु जैसे मानव, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, सुअर आदि। जैसे कि जो हम जानते हैं इनके बारे में कि जो स्थल पर रहते हैं यानी कि जो भूमि पर रहते हैं जीव जंतु, वह सभी स्थलचर के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा जलचर। जलचर के बारे में हम देखते हैं कि जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं जैसे कि विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, केकड़े आदि। एक महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों यहाँ पर कि जो कुत्ता मछली होती है उसका आवास स्थान होता है समुद्र। कुत्ता मछली यानी कि डॉग फिश। यह विगत परीक्षा में जो कि आरटेट में परीक्षा हुई थी 2011 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि जो कुत्ता मछली होती है उसका आवास कहाँ पर होता है, तो उसका आवास होता है समुद्र में, यानी कि डॉग फिश का आवास होता है समुद्र, यानी कि वह भी जल में रहती है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा बिंदु है नभचर। आकाश में विचरण करने वाले जंतु जैसे कि चातक, विभिन्न प्रकार के पक्षी, यानी कि जितने भी जो पक्षी वर्ग के प्राणी होते हैं वह सभी नभचर यानी कि जो आकाश में रहने वाले होते हैं, इन्हें नभचर कहा जाता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। मित्रों जो अगला बिंदु आता है हमारा वह आता है उभयचर। उससे पहले कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, हम उसके बारे में देखते हैं कि वह क्या है। चलिए मित्रों इसके बारे में देखते हैं। यह है कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। यानी कि हम जब पक्षियों के बारे में अवलोकन करते हैं कि वो अपनी गर्दन को बहुत अधिक मात्रा में हिलाते हैं, यानी कि अगर उन्हें पीछे देखना हो तो वह अपनी गर्दन को बिल्कुल पीछे कर लेते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यह होता है कि उनके नेत्र जो होते हैं वह स्थिर होते हैं, यानी कि नेत्र उनके स्थायी होते हैं, वह इधर उधर हिलडुल नहीं सकते। जिस प्रकार एक मनुष्य की आँखें होती हैं वह इधर उधर घुमाकर भी देख सकता है। हालांकि मनुष्य भी अपनी गर्दन को हिलाता है, किंतु जो पक्षी होते हैं वह गर्दन तो अत्यधिक हिलाते हैं लेकिन उनके नेत्र जो होते हैं वह स्थिर होते हैं। जो अन्य पशु होते हैं उनकी अपेक्षा में पशुओं को अत्यधिक गर्दन हिलाना पड़ता है ताकि वह पीछे का दृश्य देख सकें। चलिए हम आगे देखते हैं कि कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यानी कि जो कौआ जो होता है वह ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। मित्रों आपको पता होगा कि जो कोयल जो होती है वह अपना घोंसला नहीं बनाती है, क्योंकि कोयल एक ऐसा पक्षी है, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है। वह अपने अंडों को किसी अन्य पक्षी के घोंसले में रख देता है। यानी कि जो कोयल जो होती है वह स्वयं कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह अपने अंडों को ले जाकर कौए के घोंसले में रख देती है, जिससे कि उनके बच्चों का पालन पोषण कौआ ही करता है। तो हम कह सकते हैं कि कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाया है। मित्रों आपको ध्यान देना चाहिए कि जो जितने भी जो बिंदु हम देख रहे हैं वह एक एक प्रश्न के रूप में है। तो मित्रों जो हर एक बिंदु है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, अतः आपको हर एक बिंदु को महत्वपूर्ण तरीके से देखना है, समझना है, ताकि आपकी आने वाली जो आने वाली परीक्षाएँ हैं उनमें आपको अच्छे से यह समझ में आए और आप आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। क्लोरोफिल तथा रसधानी पौधों को जंतुओं से अलग करती हैं, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है और जो रसधानियाँ होती हैं वह केवल जंतुओं में ही पाई जाती हैं, वह पौधों में नहीं पाई जाती। यह गुण जो है वह पौधों को जंतुओं से अलग करता है, यानी कि जो क्लोरोफिल और रसधानी वाला गुण है वही पौधों को जंतुओं से अलग करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला बिंदु है मित्रों हमारा उभयचर। जो हम पढ़ रहे हैं स्थान के आधार पर, उसमें चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है वह आता है उभयचर, यानी कि जल व स्थल दोनों पर रहने वाले जंतु, यानी कि जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे यानी कि भूमि पर भी रह सकते हैं, उन जंतुओं को कहा जाता है उभयचर जंतु। जैसे मेंढक, कछुआ। मित्रों आपको पता होगा कि मेंढक स्थल पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। इसी प्रकार कछुआ जो होता है वह भी जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। चलिए आगे महत्वपूर्ण बिंदु है कि टेडपोल मेंढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था है, यानी कि जो प्रश्न पूछा गया है मित्रों कि टेडपोल क्या है, तो टेडपोल जो मेंढक के जीवन की एक प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी कि जो मेंढक के जीवन का जब प्रारंभ होता है उसे टेडपोल कहा जाता है। यह प्रश्न भी मित्रों पहले पूछा गया है।
अगला बिंदु देखते हैं कि सामुद्रिक कच्छपों को जीवांत जीवाश्म कहा जाता है। यानी कि जो जीवांत जीवाश्म होते हैं, यानी कि जो जीवित जीवाश्म होते हैं, उन्हें जो समुद्र में जो कछुए पाए जाते हैं, जो कछुओं की प्रजाति पाई जाती है, उन्हें जीवांत जीवाश्म कहा जाता है। जो मित्रों जो ग्रेट बैरियर रीफ है, यानी कि जो प्राकृतिक जो शैवाल पाए जाते हैं वह इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो समुद्री कछुए होते हैं उन्हें भी उनसे ही जीवाश्म का जो निर्धारण होता है, अर्थात निर्माण होता है, क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। जो जीवाश्म होते हैं वह जो कि समुद्र में पाए जाते हैं वह लगभग 150 मिलियन वर्षों से ही पृथ्वी पर रह रहे हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या में ओलिव रिडले की है। यानी कि जो ओलिव रिडले है वह एक कछुए की प्रजाति है, जिसके संरक्षण के लिए भी भारत सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि यह जो प्रजाति है वह नष्ट होने की लगभग कगार पे है, इसलिए इसका संरक्षण किया जा रहा है। जिससे कि प्रवाल द्वीप जो होता है, जो कि समुद्री चट्टानें होती हैं जो कि अत्यंत ही प्राचीन होती हैं, वह भी जो कि कछुओं से बनती हैं, इन्हें कहा जाता है जीवाश्म। यानी कि जो जीवित जीवाश्म होते हैं वह समुद्री कछुओं से बनते हैं। चलिए मित्रों आगे देखते हैं कि जंतुओं का वर्गीकरण और किस किस आधार पर किया गया है। तो मित्रों जलवायु के आधार पर हम देखते हैं कि जलवायु के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, यानी कि पहला बिंदु है कि गर्म जलवायु में रहने वाले जंतु, जैसे कि ऊंट, भेड़, चिकारा, गौड़ावल आदि। यानी कि जो गर्म स्थानों पर जो जंतु पाए जाते हैं, जो कि रेगिस्तानी इलाके होते हैं, जैसे कि राजस्थान का मान लें या गुजरात का कच्छ मान लें, तो वहाँ पर ऊंट अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, भेड़ अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं, और चिंकारा और जो घोड़ावन होता है वह अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि शरद जलवायु में रहने वाले जंतु, जैसे कि ध्रुवीय भालू, याक इत्यादि, जो कि ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। मित्रों इनको ठंडे प्रदेशों में पाए जाने का यह भी एक कारण है कि इनके शरीर पर जो त्वचा पर बाल होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इस कारण से यह शरद ऋतु में ठंड से अपनी रक्षा करते हैं। तो इन जंतुओं का जो शरद ऋतु वाले इलाके होते हैं, यानी कि यहाँ पर ठंड अत्यधिक पड़ती है, वहाँ पे इन जानवरों के पाए जाने का महत्वपूर्ण कारण है। चलिए आगे देखते हैं कि प्राकृतिक समानता के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, जो कि प्रकृति की समानता है, यानी कि जो प्राकृतिक समानता दी गई है उसके आधार पर जीव जंतुओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। चलिए इसमें पहला बिंदु देखते हैं एनाइमा। जो एनाइमा जो होता है वह उसमें जो होता है उनमें लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है, यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उनका इनमें अभाव होता है, जैसे कि मोलास्का, स्पंज, आर्थ्रोपोडा। यानी कि जो स्पंजी वर्ग के प्राणी होते हैं, जो मोलास्का वर्ग के प्राणी होते हैं, जो आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें लाल रक्त कणिकाओं का अभाव पाया जाता है, यानी कि उनमें लाल रक्त कणिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, जिन्हें रखा जाता है एनाइमा के अंतर्गत। तो मित्रों आपसे पूछ लिया जाएगा कि एनाइमा के अंतर्गत कौन से प्राणी रखे जाते हैं। ऐसे उदाहरण के लिए मोलास्का, स्पंज, आर्थ्रोपोडा और अन्य देरिया की मनुष्य, तो मनुष्य इसके अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है एनाइमा। मित्रों हम एनाइमा के बारे में देखते हैं कि एनाइमा क्या है। तो जो एनाइमा जो होता है वह लाल रक्त कणिकाओं की उपस्थिति इसमें पाई जाती है, यानी कि जो एनाइमा जो होता है उसके अंतर्गत लाल रक्त कणिकाओं की उपस्थिति पाई जाती है, जैसे मछली, मेंढक, गाय, मनुष्य आदि। यानी कि जिनमें की जो होती हैं वह उनमें लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं। तो और जो एक और होता है वह होता है एनाइमा। जो एनाइमा जो होता है उसमें लाल रक्त कणिकाओं का अभाव पाया जाता है, और एनाइमा जो होता है उसमें लाल रक्त कणिकाएँ उपस्थित होती हैं। चलिए मित्रों आगे एक ध्यान देने योग्य बात लिखी हुई है, जो कि बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया गया है। जो जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण करने का श्रेय है वह जाता है कैरोलस लीनियस को, जिन्हें जंतु वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जो कैरोलस लीनियस जो हैं उन्हें जो आधुनिक जगत का जो जंतु जगत है उसका वर्गीकरण करने का श्रेय दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। मीसोजोइक युग सरीसृप जीवों का युग माना जाता है। जो मीसोजोइक युग जो है वह सरीसृप जीव, यानी कि जितने भी
सर्प युग के जीव जंतु हैं, जैसे कि मगरमच्छ हुआ, सांप हुआ, केंचुआ हुआ, यानी कि जितने भी रेंगने वाले जो जीव जंतु होते हैं उन्हें मीसोजोइक युग के अंतर्गत माना जाता है। बगुला भैंस पर बैठता है, क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध पाया जाता है। जो मित्रों, जो बगुला भैंस पर बैठता है उसमें सहजीवी का संबंध पाया जाता है, क्योंकि बगुला जब भैंस पर बैठता है तो उसका मुख्य प्रयोजन यह होता है कि जो भैंस के शरीर पर जो विभिन्न प्रकार के कीट बैठे रहते हैं उनका वह भक्षण करता है। तो बगुला और भैंस में एक सहजीवी का संबंध पाया जाता है। आगे देखते हैं कि मकड़ी ऐसा कीट है जो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता। यानी कि मकड़ी जो होती है वह, जो मधुमक्खियाँ जो होती हैं वह एक छत्ते के रूप में रहती हैं, यानी कि कॉलोनी या बस्ती के रूप में हम कह सकते हैं कि बहुत सारी संख्या में रहती हैं। उसी प्रकार जो मकड़ी जो होती है वह अकेली रहती है, वह कॉलोनी में निवास नहीं करती है। आगे देखते हैं, स्पाइरोगाइरा एक सूक्ष्म जीव है, यानी कि जो स्पाइरोगाइरा जो होता है वह एक कोशीय सूक्ष्म जीव होता है, जबकि मनुष्य एक बहुकोशीय प्राणी है, जबकि जो स्पाइरोगाइरा जो होता है वह होता है एक कोशीय सूक्ष्म जीव। चलिए आगे देखते हैं, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह सहभोजी कहलाता है। यानी कि एक जीव जब दूसरे जीव से लाभ लेता है बिना उसे कोई प्रभावित किए, यानी बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए, तो वह कहलाता है सहभोजी। यानी कि जो बगुला जो भैंस के ऊपर बैठता है तो वह भैंस को नुकसान ना पहुंचाते हुए उसका फ़ायदा ही करता है, क्योंकि उसकी शरीर पर जो विभिन्न प्रकार के जुएँ जो कीट पाए जाते हैं उनका वह भक्षण करता है, तो वह सहभोजी या सहभागी की भूमिका निभाता है। चलिए आगे देखते हैं, जो सजीवों में जो होता है वो ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा अवमुक्त होती है। मित्रों, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सजीव जब ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो कितनी कैलोरी ऊर्जा अवमुक्त होती है। तो मित्रों, जो 673 कैलोरी ऊर्जा जो होती है वह अवमुक्त होती है, यानी कि जो 673 कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, गिलहरी के अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। मित्रों, जो गिलहरी जो होती है उसके जो आगे के दांत होते हैं वह हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि गिलहरी अगर कपड़ों को या किसी भी चीज़ों को जो कुतरती है या काटती है, अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो उसके आगे के दांत अत्यंत ही लंबे हो जाएंगे, यानी कि वह बहुत लंबे हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं, और वह दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटती कुतरती है, यानी कि वह नहीं चाहती है कि उसके दांत अत्यधिक लंबे हों, इसलिए वह चीज़ों को काटती और कुतरती है। चलिए आगे देखते हैं कि आम तौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं काला और सफ़ेद। मित्रों, यह प्रश्न भी सीटेट 2019 में पूछा गया है कि आमतौर पर माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं, तो वह रंग है काला और सफ़ेद। यानी कि जो रात में जितने भी जानवर जागते हैं, यानी कि रात में दिखाई देता है, जैसे कुत्ता हुआ, शेर हुआ, चमगादड़ हुआ, जितने भी प्रकार के जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं उन्हें रात में जो प्राकृतिक रंग जो होता है, यानी कि जो वस्तु जिस रंग में है उस रंग में ना दिखाई देते हुए वह उन्हें केवल काले और सफ़ेद एक प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देती है। चलिए आगे देखते हैं कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है। यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थों का सेवन करते हैं, जो कि सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, वह मृतक भक्षी कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में पेलिकन पक्षी कोक्कारे, वेलूर, नैलापट्टू, कुंतनकुलम आदि स्थानों पर प्रजनन करते हैं। यानी कि जो भारत में पेलिकन पक्षी जो होता है, जो पेलिकन पक्षी होता है वह जो कोक्कारे वेलूर नामक स्थान है, नैलापट्टू नामक स्थान है, कुंतनकुलम नामक स्थान है, उन उन स्थानों पर यह प्रजनन करने के लिए आते हैं। तो मित्रों, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया परीक्षा में, जो भारत में जो पेलिकन पक्षी हैं वह किस स्थान पर प्रजनन करने के लिए आते हैं। तो मित्रों, आपको हो सकता है नैलापट्टू मिल जाए या कुंतनकुलम मिल जाए या कोक्कारे वेलूर मिल जाए, तो आपको इस बिंदु को भी अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो मित्रों, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा उल्लू। वैसे विशेष तौर पर देखा जाए कि जो जितने भी पक्षी होते हैं वह अपनी गर्दन को
पीछे की तरफ पूरी तरह से नहीं घुमा सकते, लेकिन जो उल्लू जो होता है वह अपनी गर्दन को पूरी घुमा लेता है। चलिए आगे देखते हैं कि जीव विज्ञान में मील का पत्थर 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना चार्ल्स डार्विन ने की। यानी कि जो जीव विज्ञान की पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि जितने भी जीव जगत के प्राणी होते हैं उनका इनमें वर्णन किया गया है। तो इसकी रचना जो पुस्तक की है वह की है चार्ल्स डार्विन ने, जिसमें प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यानी कि जो प्राकृतिक चयन किया गया है इसके अंतर्गत जितने भी शोध हुए हैं उनका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारे देश में जो होते हैं वह 4 तरीके जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला है नांग, करैत, दुवोइया, अफाई। मित्रों, जो हमारे देश में जो पाए जाते हैं वह 4 प्रकार के सर्प पाए जाते हैं, जैसे कि नांग, करैत, दुवोइया और अफाई, जिनमें से कोबरा नांग एक है। यानी कि कोबरा जो होता है वह भी एक नांग की प्रजाति का ही होता है, जो कि अत्यंत ही जहरीला होता है। मित्रों, आपको ध्यान देना चाहिए इस बिंदु पर भी कि जब सांप काट लेता है तो उसकी जो दवाई बनाई जाती है वह भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं कि भैंस की पीठ पर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। जो मित्रों, भैंस पर जो बगुला बैठता है, जो एंग्रेट, इसे एंग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, तो वह भैंस को नुकसान ना पहुंचाते हुए जो भैंस की पीठ पर परजीवी कीट बैठते हैं, जो कि भैंस हुई या गाय हुई, कोई भी जंतु हुआ, उसको जो कि नुकसान पहुंचाते हैं, अतः वह जो बगुला जो होता है वह परजीवी कीटों का भक्षण करता है, अर्थात वह एक सहभागी या सहयोगी की भूमिका निभाता है। चलिए आगे देखते हैं। चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमारे 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। यानी कि जो चीलबाज और गिद्ध होते हैं वो एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि से भी 4 गुना अत्यधिक दूरी तक देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। मित्रों, हमने देखा होगा कि अक्सर हमें पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि उनके बाहरी कान छोटे छोटे होते हैं और वह पंखों से ढके हुए होते हैं। जो पक्षियों के कान होते हैं वह अत्यंत ही छोटे होते हैं और छोटे होने के साथ साथ ही वह उनके पंखों द्वारा ढक लिए जाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते। सांप के कान, मित्रों, यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि सांप के कान नहीं होते हैं। जब वह ज़मीन पर रेंगता है तो रेंगते हुए जब वह कंपन को सुन पाता है, मित्रों, जब वो ज़मीन पर रेंगता है तो ज़मीन पर जो ध्वनि तरंगें निकलती हैं उनको ही केवल एहसास कर लेता है, यानी कि उन्हें सुन पाता है, उसके कान नहीं होते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। मित्रों, मछली जो होती हैं वे एक दूसरे को जब भी कोई खतरा आता है या मुसीबत की वक्त आता है, यानी कि जो मुसीबत का समय आता है, उस समय वह एक दूसरे को जब सचेत करती हैं, एक दूसरे को बताती हैं, तो वह बिजली तरंगों के द्वारा बताती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मित्रों कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी जंतुओं को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है। यानी कि जो ब्रह्मांड में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, उन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक होता है कशेरुकी, एक होता है अकशेरुकी। मित्रों, अकशेरुकी जो होता है वह होता है कि जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, वह होता है अकशेरुकी। जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वह होता है कशेरुकी। अकशेरुकी के अंतर्गत आते हैं जैसे कृमि हुई, तितलियाँ, प्रवाल, केकड़े और विभिन्न प्रकार के स्पंजी। और जो कशेरुकी जंतु होते हैं उसके अंतर्गत आता है मत्स्य, उभयचर, यानी कि जो मेंढक हुआ, जो कछुआ हुआ, और सरीसृप के अंतर्गत हैं सांप, छिपकली, मगरमच्छ, पक्षी, स्तनधारी जैसे कि मनुष्य, बंदर, कुत्ता, बिल्ली। यानी कि जो कशेरुकी जंतु होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अकशेरुकी जंतु जो होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो मित्रों देखते हैं कि कशेरुकी जंतु, इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड होता है। यानी कि जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड होगा तो वह आएंगे कशेरुकी जंतु के अंतर्गत। और जो अकशेरुकी जंतु होते हैं उन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड नहीं पाया जाता, वह आते हैं अकशेरुक जंतु के अंतर्गत। अभी तक ज्ञात समस्त जंतुओं की जातियों में अकशेरुकी जंतुओं की संख्या लगभग 95% है। यानी कि मित्रों, जो हमारे
पृथ्वी पर अगर मान लो कि 100 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं तो उनमें 95 जीव जंतु जो हैं वह अकशेरुकी जंतुओं के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 95% भाग पर केवल अकशेरुकी जंतु पाए जाते हैं। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। आगे है कॉर्डेटा, रज्जु व नॉन कॉर्डेटा, यानी कि रज्जुकी के आधार पर और अरज्जुकी के आधार पर जो कि जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है वह हम देखते हैं। जो कॉर्डेटा यानी कि रज्जुकी, इसमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, यानी कि जो कॉर्डेटा संघ के जो जीव जंतु होते हैं, यानी कि जो रज्जुकी संघ के जो जीव जंतु होते हैं उनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। यह सिलेमेट्स जंतु हैं, यानी कि जो कॉर्डेटा संघ के जंतु होते हैं वह सिलेमेट्स जंतु हैं। इनमें अंगतंत्र स्तर पाया जाता है, यानी कि अंगतंत्र का स्तर पाया जाता है। यह सदैव त्रिस्तरीय होते हैं, यानी कि जो कॉर्डेटा संघ के जो जीव जंतु होते हैं वह हमेशा त्रिस्तरीय होते हैं। इनमें वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है, यानी कि जो वास्तविक खंडन होता है उसमें वह पाया जाता है। नोटोकॉर्ड जीवन चक्र की किसी न किसी स्थिति में पाई जाती है। नोटोकॉर्ड जो होती है वह इनके जीवन चक्र की किसी न किसी स्थिति में अवश्य ही पाई जाती है। व ट्री बैट्स में यह कशेरुक दंड में रूपांतरित हो जाती है। जो ट्री बैट्स में यह जो होती है वह कशेरुक दंड में रूपांतरित हो जाती है। कौन? जो नोटोकॉर्ड्स होता है। नोटोकॉर्ड्स जो होती है वह एक किसी भी जीवन चक्र में अवश्य ही पाई जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। ग्रसनी गिल दरारें जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में पाई जाती हैं। जो ग्रसनी जो होती है और जो गिल दरारें होती हैं, यानी कि जो मछलियाँ करती हैं वो गिल्स के द्वारा शोषण करती हैं, वह भी जीवन काल के किसी न किसी अवस्था में पाई जाएंगी। और गुर्दा अंतिम खंड से पूर्व पाया जाता है, यानी गुदा जो होता है वह अंतिम खंड से, जो अंतिम खंड जो होता है पशुओं का, जो जीवों का, उनसे पहले पाया जाता है। आहार नाल जो होता है वह तंत्रिका रज्जु के अधर में स्थित होता है। आरबीसी उपस्थित व हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, यानी कि जो आरबीसी जो होती है वह इनमें उपस्थित होती है और हीमोग्लोबिन भी आरबीसी में पाया जाता है। यकृत निवाही का उपतंत्र उपस्थित होता है। जो अकृत जो होता है वह भी उपस्थित होता है। पृष्ठवाहिनी में रुधिर का प्रवाह आगे से पीछे की ओर होता है। जो पृष्ठवाहिनी होती हैं उनमें रुधिर का प्रभाव जो होता है, यानी कि जब रुधिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वह आगे से पीछे की ओर जाता है। हृदय का तंत्र बंद प्रकार का होता है, यानी कि हृदय तंत्र जो होता है वह बंद रूप में होता है, यानी कि वह बंद होता है। चलिए आगे देखते हैं। हृदय अधर में स्थित होता है, यानी कि हृदय जो होता है वह अधर में स्थित होता है। तंत्रिका रज्जु अधर में स्थित होती है। तंत्रिका रज्जु भी अधर में स्थित होती है, वह खोखली होती है। अब देखते हैं नॉन कॉर्डेटा। अभी मित्रों हमने देखा कॉर्डेटा के बारे में कि कॉर्डेटा की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका हृदय कहाँ पाया जाता है, उनमें जो लाल रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं, हीमोग्लोबिन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, पृष्ठवाहिनियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं, कि रुधिर का प्रवाह किस ओर होता है। अब देखते हैं हम नॉन कॉर्डेटा के बारे में। नॉन कॉर्डेटा के बारे में देखते हैं मित्रों। इसमें अरोए द्विपार्श्वी त्रिअरीय समिति पाई जाती है अथवा असम्मित होते हैं, यानी कि असमान होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह एसिलोमेट्स या स्पूडोसिलोमेट्स या सिलोमेट्स जंतु हैं। अगला बिंदु देखते हैं। इसमें जीवन चक्र, जो इनका जो जीवन चक्र होता है उसके अंतर्गत इसमें जीव द्रव्य स्तर, ऊतक स्तर, अंग व अंग तंत्र स्तर पाया जाता है, यानी कि इनका जीव द्रव्य स्तर जो होता है, या हम ऊतक स्तर कहें या अंग तंत्र कहें या अंग तंत्र स्तर कहें, वह इसमें पाया जाता है। इसमें खंडी भवन अनुपस्थित या वास्तविक खंडी भवन या मिथ्या खंडी भवन पाया जाता है। मित्रों जो शरीर का खंडन होता है उनमें यह अनुपस्थित होता है, या हम कहें कि इनमें वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। जो कि वास्तविक होता है वही होता है, अर्थात झूठा खंडी भवन यानी कि मिथ्या खंडी भवन पाया जाता है। वैसे तो मित्रों एक शब्द में अगर हम कहें तो इनमें खंडी भवन नहीं होता है। नोटोकॉर्डा अनुपस्थित होता है। मित्रों जो इससे पहले हमने जो जीव जगत पढ़ा था उसमें नोटोकॉर्डा उपस्थित था। ग्रसनी गिल दरारें अनुपस्थित होती हैं। मित्रों उसमें हमने देखा था कि ग्रसनी गिल दरारें जो होती हैं वह उपस्थित होती हैं। इसमें
ग्रसनीगल दरारें उपस्थित नहीं होती हैं। जो गुदा अनुपस्थित होता है तथा अंतिम खंड में पाया जाता है। मित्रों, जो गुदा जो होता है इसमें अनुपस्थित होता है, या तो अनुपस्थित होगा या अगर पाया जाएगा तो अंतिम खंड में पाया जाएगा। जबकि हमने इससे पहले देखा था जो कॉर्डेटा संघ के जंतु हैं उनमें देखा था कि गुदा जो होता है वह अंतिम खंड से पूर्व में पाया जाता है। इसमें या तो गुदा पाया ही नहीं जाएगा, अगर पाया जाएगा तो अंतिम खंड में ही पाया जाएगा। आहार नाल तंत्रिका रज्जु के पृष्ठ में स्थित होती है। जो आहार नाल तंत्रिका जो होती है वह रज्जु के पृष्ठ में स्थित होती है। आरबीसी अनुपस्थित व यदि हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। मित्रों, इसमें जो आरबीसी जो होती है जो कि लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो इनमें नहीं होती हैं, अगर हीमोग्लोबिन अगर पाया जाएगा यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है जो कि लाल रक्त कणिकाओं के में होता है वह अगर होगा तो वह प्लाज्मा में घुला हुआ होता है, वह स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। यकृत निवाहिका उपतंत्र अनुपस्थित होता है, यानी कि जो यकृत निवाहिका जो होती हैं उनका जो तंत्र होता है वह अनुपस्थित होता है। मित्रों, वैसे ये एक कोशिकीय जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें इनकी अनुपस्थिति होती है। और जो इसमें इससे पहले हमने पढ़ा था जो कॉर्डेटा था उस वह आता है बहुकोशीय जंतुओं के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं कि पृष्ठ रुधिर वाहिनी में रुधिर प्रवाह पश्च से अग्र की ओर होता है। जो पृष्ठ रुधिर वाहिनियों में जो रुधिर का प्रवाह होता है वह पीछे से आगे की ओर होता है, जबकि उसमें होता था आगे से पीछे की ओर। चलिए आगे देखते हैं। हृदय परिवहन तंत्र अनुपस्थित खुला या बंद प्रकार का होता है, यानी कि जो हृदय परिवहन तंत्र होता है या तो अनुपस्थित होगा या तो होगा ही नहीं। अगर होगा तो खुला या बंद प्रकार का होगा, या खुला भी हो सकता है या बंद भी हो सकता है, या तो अनुपस्थित होगा। अगर होगा तो या तो खुला होगा, जबकि उसमें जो हृदय परिवहन तंत्र था वह उपस्थित था और बंद प्रकार का था, यानी कि वह बंद होता है। हृदय जो होता है वह पृष्ठ में स्थित होता है, जबकि उसमें हमने देखा था जो कॉर्डेटा जो होता है उसके अंतर्गत हमने देखा था कि हृदय जो होता है वह अधर में स्थित होता है, जबकि इसमें जो होता है वह पृष्ठ में स्थित होता है। जो तंत्रिका रज्जु जो होती है वह भी पृष्ठ में स्थित होती है, और उसमें हमने देखा था कि तंत्रिका रज्जु जो होती है वह अधर में स्थित होती है, वह ठोस होती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए मित्रों आगे देखते हैं पालतू पशु। पशुओं को किसी भी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना या पालन पोषण करना पालतू बनाना कहलाता है। यानी कि जितने भी प्रकार के पशु पक्षी होते हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन में इनका उपयोग है, मान लीजिए वह खेती के लिए, दूध के लिए या किसी भी ऊन प्राप्त करने के लिए जिन हम पशुओं को पालते हैं उन्हें हम पालतू पशु कहते हैं। जिसके अंतर्गत आता है जैसे कि चिड़िया, बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, मुर्गी, भेड़, गधा, बैल, मधुमक्खी, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, भेड़ इत्यादि। यानी कि जितने भी जीवन उपयोगी जंतु होते हैं, जैसे कि मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है, बैल खेती करने के लिए काम आता है, गधा बोझा ढोने के लिए काम आता है, भेड़ों से हमें ऊन प्राप्त होती है, मुर्गी से मांस या अंडा प्राप्त होता है, बकरी से भी दूध या मांस प्राप्त होता है, घोड़ा भी जो कि यातायात के लिए काम आता है, भैंस जो होता है वह दूध देने के लिए काम में आता है, गाय भी दूध देती है, कुत्ता घर की देखरेख करने के लिए काम में आता है। अर्थात हम यूँ कहें कि जितने भी प्रकार के पशु पक्षी होते हैं जिनका मनुष्य अपने जीवन में उपयोग के लिए करता है, यानी कि जिनका उपयोग अपनी दैनिक दिनचर्याओं को बढ़ावा देने के लिए करता है, उन्हें हम पालतू पशु कहते हैं। जिन्हें हम दूध के लिए पालते हैं तो वहीं दूध हमारे भोजन का अनिवार्य घटक है, यानी कि दूध जो होता है वह हमारे जीवन का एक अनिवार्य घटक होता है। इसका प्रयोग पनीर, दही, मक्खन, घी, खोया, मिठाई आदि बनाने में करते हैं। मित्रों, यह तो एक अत्यंत ही सरल पॉइंट है जो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु है कि भैंस के दूध में गाय के दूध से अधिक वसा होती है, तो वहीं बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो भैंस का दूध होता है उसमें गाय के दूध से अधिक वसा होती है, यानी कि जो चर्बी जो होती है भैंस के दूध में गाय के दूध से अधिक होती है। लेकिन मित्रों, अगर हम बकरी के दूध की बात करें तो बकरी के दूध में भैंस के दूध से भी अधिक वसा होती है, और वहीं पर अगर कहा जाए तो जो बकरी जो होती है उसे गरीब की गाय कहा जाता है, यानी कि बकरी जो है उसे गरीब की गाय कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अंडे के लिए मुर्गी का पालन किया जाता है, यानी कि जो अंडे की प्राप्ति हम करते हैं वह मुर्गियों के द्वारा करते हैं, तो अंडे की प्राप्ति के लिए मुर्गियों का
पालन किया जाता है। तो वहीं अंडों में प्रोटीन प्रयुक्त मात्रा में पाई जाती है। जो प्रोटीन जो होती है वह अंडों में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। मित्रों, आपको ध्यान होगा कि अगर ध्यान ना भी हो या आपको पता ना हो तो प्रोटीन जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वह सोयाबीन में पाई जाती है, जिसमें कि 40% प्रोटीन होती है। घोड़ा व गधा का पालन भार ढोने के लिए किया जाता है। जो घोड़ा और गधा होता है उसका जो पालन किया जाता है, यानी कि इन्हें जो पालतू पशुओं के अंतर्गत रखा गया है उन्हें बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बैलों का पालन कृषि कार्य एवं कुएं से पानी खींचने के लिए किया जाता है। मित्रों, अब तो खैर बैलों का इतना उपयोग नहीं होता है, क्योंकि जो आधुनिक कृषि यंत्र जो आ गए हैं उनके इस्तेमाल से बैलों का उपयोग कृषि कार्यों में करना लगभग बंद सा हो गया है। और जो कुएं से पहले पानी खींचते थे जो रहट द्वारा, अगर रहट वैसे आपने देखी नहीं होगी, लेकिन जो हमारे घरों में बूढ़े बुजुर्ग या बड़े लोग हैं वह रहट के बारे में जानते हैं, जो कि कुएं में चलाई जाती थी और बैलों के द्वारा उसे घुमाया जाता था, जिससे कि कुएं से पानी बाहर निकलता था। तो बैलों का उपयोग किया जाता है, वह किया जाता है कृषि कार्य एवं कुएं से पानी निकालने के लिए। मधुमक्खी का पालन शहद के लिए किया जाता है। मधुमक्खी पालन जो किया जाता है वह शहद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो वहीं सुंदरता व मनोरंजन के लिए तोता, खरगोश, मछली आदि का पालन किया जाता है। यानी कि देखने में जो दृश्य अच्छा लगता है, यानी कि सुंदरता के लिए, मनोरंजन के लिए, यानी कि वातावरण को सुंदर बनाने के लिए हम तोता, खरगोश और मछली का पालन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शहद का निर्माण मधुमक्खी द्वारा फूलों से पराग एकत्र करके किया जाता है। यानी कि जो मधुमक्खियाँ जो छत्ते में शहद का निर्माण करती हैं वह फूलों से पराग कण लाती हैं, जो कि अपने पैरों में चिपका कर लाती हैं। तो जो पराग कण वो एकत्र करके लाती हैं उनसे ही शहद का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला बिंदु है मित्रों कि हम अपने पालतू पशुओं के लिए उचित आश्रय या घर का निर्माण करते हैं। यानी कि जो पालतू पशु होते हैं उनके लिए भी रहने के लिए स्थान चाहिए, तो उनके लिए जो महत्वपूर्ण स्थान है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। मित्रों, यह प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं कि किस जानवर के लिए कौन से स्थान का उपयोग किया जाता है। जैसे कि गाय के लिए जो रहने का स्थान होता है उसे छप्पर कहा जाता है। घोड़े के लिए जो रहने का स्थान होता है उसे घुड़साल कहा जाता है। जो सुअर के रहने का स्थान होता है उसे बाड़े कहा जाता है। और जो मुर्गे मुर्गियाँ होती हैं उनके रहने का जो स्थान होता है उसे दड़वा कहते हैं। खरगोश के लिए पिंजरे का उपयोग किया जाता है। मछलियों के लिए जल का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो जल जीवशाला होती है उसका उपयोग किया जाता है। कुत्ता घर में ही रहता है, यानी कुत्ते का निवास स्थान जो होता है वह घर होता है। इसी प्रकार जो मकड़ी होती है उसका निवास स्थान है, जैसे कि जाल। मधुमक्खी छत्ते में रहती है, जैसे कि शेर मांद में रहता है। इसी प्रकार खरगोश जो होता है वह पिंजरे में भी रहता है और ज़मीन के अंदर बिल बनाकर भी रहता है। जो चूहा जो होता है वह भी बिल बनाकर रहता है। चलिए आगे देखते हैं। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए समय पर खाना देना जरूरी होता है। जिस प्रकार मनुष्यों के लिए खाना जरूरी है उसी प्रकार पशुओं के लिए भी खाना अत्यंत आवश्यक है। अलग अलग पशु अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, यानी कि जितने भी प्रकार के पशु होते हैं वह अपनी प्रजाति के अनुसार अलग अलग खाना खाते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं। वहीं विभिन्न पशुओं का भोजन इस प्रकार है, जैसे कि गाय चारा खाती है, भूसा व खली खाती है। उसी प्रकार बकरी हरी पत्तियाँ खाती हैं, घोड़ा चना खाता है, मुर्गी दाना खाती है, कबूतर बाजरा खाता है, मछली आटे की गोलियां खाती हैं, कुत्ता दूध रोटी व मांस तथा बिल्ली भी दूध रोटी खाती है। तो मित्रों, यह भी एक सरल ही बिंदु है। तो मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक था वह लगभग अब समाप्त हो गया है। हालांकि मित्रों जो परिवार और मित्र टॉपिक है वह काफ़ी बड़ा टॉपिक है। और मित्रों, हमारी जो पर्यावरण की इकाई है उसमें लगभग 8 इकाइयाँ दी गई हैं। जो 8 इकाइयों के अंतर्गत है उनमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी संख्या होगी 15। और 15 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वह पूछे जाएंगे पर्यावरण की जो पेडागोजी होती है, यानी पर्यावरण शिक्षा शास्त्र से। तो लगभग इकाई 1 में से भी लगभग 2 या 3 प्रश्न आने की अत्यंत ही महत्वपूर्ण संभावना है। तो मित्रों, हम इससे आगे के टॉपिक हमारी अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास हमारी संपन्न होती है। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मित्रों आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब